इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है एलन नाम के एक बहुत ही बड़े रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक फीमेल कलीग जिसका नाम स्काउट होता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा था। एलन के पास एक टीम होती है जो उसके लिए रिसर्च किया करती और उन्हें तो जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मिला होता है। इन्हीं चीजों को एलन स्काउट को दिखा रहा था और अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। एलन ने तो कहा कि ये यूनिक स्ट्रक्चर कई हजार साल पहले बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से इसके फॉर्मेट और मटेरियल यूज किए गए हैं ये इंसानों के द्वारा नहीं किए जा सकते। जरूर इसे किसी दूसरे सिविलाइजेशन वालों ने किया होगा जो कई हजार साल पहले पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ये सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था और इस बड़े से फेस स्ट्रक्चर के ऊपर जो सिंबल्स बने हुए हैं इसका क्या मतलब है? इन्हीं चीजों की वजह से एलन काफी परेशान लग रहा था कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलन और स्काउट एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों साथ मिलकर ही सारी रिसर्च किया करते हैं। अब यहाँ पर थोड़े ही देर में एलन को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। वो एक शॉकिंग न्यूज देने लगा कि हमें एक ऐसी चीज मिली है जो तुम्हारे उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द ये आकर देखना चाहिए। एलन ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड एक चीज मिली है तो उस अननोन ऑब्जेक्ट की भी रिसर्च करके वो इस पूरे मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते थे। बट अब वहाँ एलन के दोस्त के पास दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं। एक का नाम था रिचर्ड तो दूसरे का था निकोल। दोनों ही मिलकर एलन के उस दोस्त से स्ट्रक्चर के बारे में पूछने लगे। एलन का दोस्त जो कि घबराया हुआ था उसने सब कुछ बता दिया, जो कि एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर था और जमीन में से बाहर निकला हुआ था। एलन का दोस्त रिचर्ड और निकोल से कहता है कि हमारी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च की है, जिससे ये पता चला कि ये स्ट्रक्चर कई हजार साल पहले का है और ये कोई छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप है और उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कई गुना आगे निकल चुकी है। उस पूरे व्हाइट स्ट्रक्चर के ऊपर अलग टाइप की लैंग्वेजेस लिखी गई थी, जिसका कुछ न कुछ मतलब है और इसके बारे में उन्हें पता करना होगा। रिचर्ड और निकोल भी जब उस स्ट्रक्चर को पास जाकर देखते हैं तो वो श्योर हो गए थे कि ये कुछ अलग ही चीज है। इसीलिए अब रिचर्ड के कहने पर निकोल ने एलन के उस साथी को मार दिया, क्योंकि इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए सिवाय उनकी ऑर्गेनाइजेशन के। अब रिचर्ड और निकोल को इन पूरे रहस्यों के बारे में जानना था, इसीलिए वो सीधा बिना किसी को बताए चले आते हैं एलन और स्काउट के पास, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि एलन और स्काउट ही इस पूरे मिस्ट्री को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। एलन और स्काउट को उस जगह पर बुलाने पर वो सभी स्ट्रक्चर को देख रहे थे। दोनों चौंक गए होते हैं उस स्ट्रक्चर को देखकर, क्योंकि ये इंसानों द्वारा तो बिल्कुल नहीं बनाया गया। एलन भी अब उन सारे सिंबल्स को देखने लगा जो वहाँ पर लिखे गए थे। तभी अचानक स्काउट उसी एक सिंबल के ऊपर अपना हाथ रख देती है। अचानक स्काउट के सामने का विजन एकदम से ब्लर हो गया और उसे बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देने लगी। तब जाकर स्काउट खुद को देखती है, जो कि किसी एस्ट्रोनॉट सूट के अंदर मौजूद थी और उसके साथ वहाँ पर कई सारे स्काउट के डुप्लीकेट्स मौजूद थे। स्काउट तो ये बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हो रहा है, पर एलन ने सही समय पर स्काउट को होश में ला दिया। अब उन दोनों ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इस स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा स्टडी करेंगे। उस पूरे दिन के काम करने के बाद जब स्काउट सो रही होती है तभी उसे एक और सपना आता है। इस सपने के अंदर वो तो वही एलियन स्पेसशिप को देख रही थी जिसके ठीक सामने एक अजीब सी लेडी खड़ी होती है। उस लेडी के बाल कर्ली थे और लगातार वो स्काउट को ही देखे जा रही थी। स्काउट तो अपनी इन विजन से बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गई थी और उठकर वो एलन को कुछ बताती है। स्काउट ने एलन को सीधा कह दिया था कि वो जो एलियन स्पेसशिप तुम देख रहे हो वो किसी एलियन सिविलाइजेशन की नहीं बल्कि उन एंशिएंट इंसानों की है जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी कई ज्यादा ऊपर हुआ करती थी। और जो सिंबल्स उस व्हाइट स्ट्रक्चर के ऊपर बने हुए हैं वो एक लैंग्वेज है और हमें उन्हें किसी भी हालत में डिकोड करना ही होगा। अगले दिन दिखाया गया कि एलन और स्काउट सीधा चले जाते हैं उस कंपनी की तरफ जहां पर रिचर्ड के कई सारे आदमी थे और वो वहां पर यूनिक एक्सप्लोरेशन का काम करते थे। स्काउट तो अब यहाँ पर सारी कमिटी मेंबर्स को यही समझा रही थी कि हम कुछ ही समय में उस पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्राचीन लोगों का है तो उस समय की भाषाएं भी अलग हुआ करती थी। लेकिन अब पता नहीं क्यों रिचर्ड और उसके सारे मेंबर्स कहने लगे कि तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है, तुम्हें कोई हक नहीं इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का। स्काउट तो कहने लगी कि मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी, लेकिन रिचर्ड अपने बातों का पक्का था और उसने उन दोनों को प्रोजेक्ट से निकाल ही दिया। एलन और स्काउट बहुत ही ज्यादा निराश होकर अपने फ्रेंड के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब एलन स्काउट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे पर्दे के पीछे लेकर चला गया। पर्दे के पीछे जाकर तो वो दोनों रोमांटिक वे में किस करने लगे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है निकोल की, जिसके हाथ में गन थी और वो तो यहाँ पर एलन और स्काउट दोनों को मारने आई थी। निकोल ने अपनी गन निकाली और देखा कि एलन और स्काउट तो पर्दे के पीछे हैं, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने फायर कर दिया।
एलन और स्काउट गोली की आवाज सुनकर तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं और यहाँ निकोल को लगने लगा कि उसने उन दोनों को खत्म कर दिया है। निकोल को और किसी ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही भेजा था ताकि वो एलन और स्काउट को मारकर इस पूरे स्पेसशिप के बारे में किसी को ना पता चले, लेकिन एलन और स्काउट को तो कुछ हुआ नहीं होता और वो भी इस पूरे प्लान को समझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें रिचर्ड दिखाया गया जिसने कि उस छोटे से एलियन स्पेसशिप के चारों तरफ लेबोरेटरीज बना ली थी। यानी कि रिचर्ड जल्द से जल्द उस पूरे एलियन स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च करके उसकी सारी चीजों पर अपना हक जताना चाहता था। कई टीम्स उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करती हैं कि ये स्पेसशिप कितनी बड़ी हो सकती है। थोड़ी देर के अंदर उनकी एम्प्लॉइज को कुछ पता चला था। वो तो अब यहाँ पर रिचर्ड को दिखाते हैं कि जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है वो एलियन स्पेसशिप का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि एलियन स्पेसशिप का बड़ा सा स्ट्रक्चर जमीन के अंदर मौजूद है। और ये स्पेसशिप तो बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रही थी। रिचर्ड ने तो अपने एम्प्लॉइज से कह दिया कि हमें इसे बाहर निकालना ही होगा, मुझे इसके अंदर जाकर डिटेल रिसर्च करनी है और क्या पता हो इसके अंदर कोई एलियन भी मौजूद हो सकता है। लेकिन अब उसके टीम की एक इंजीनियर तुरंत ही आकर रिचर्ड को सावधान करती है। इंजीनियर ये बता रही थी कि मैंने सेंस किए हैं इस स्पेसशिप के अंदर से अभी भी कुछ वाइब्रेशन निकल रहे हैं, यानी ये इतने सालों बाद अभी भी अच्छे से काम कर रही थी। और अगर हम इस कंडीशन में स्पेसशिप को बाहर निकाले तो हो सकता है इसके अंदर से कोई एडवांस सिविलाइजेशन निकल जाए और वो सीधा स्पेसशिप को चालू करके यहाँ तबाही मचाने लग जाए। बट रिचर्ड अपना मन बना चुका था। वो तो अब अपनी किसी भी एम्प्लॉइज की बात नहीं मानता और सीधा स्पेसशिप को निकालने का आदेश देता है। और भला वो सारे एम्प्लॉइज रिचर्ड की बात क्यों नहीं मानेंगे, सैलरी तो वही उन्हें देता था। वहीं हमें एलन और स्काउट को दिखाया गया जो एक दूरबीन की मदद से उसके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर नजर रख रहे थे। वो दोनों एक पहाड़ी वाले इलाके पर होते हैं जहाँ से रिचर्ड की उस पूरी लेबोरेटरी और स्पेसशिप को देखा जा सकता था। पर थोड़ी देर में अचानक रिचर्ड को इस बारे में पता चल जाता है। उसने तुरंत ही अपने साथियों को वहां पर भेज दिया और लगातार एलन और स्काउट के ऊपर फायर करने लगे। दोनों अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एलन को गोली लग गई थी। एलन इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि स्काउट उसे बचा नहीं पाती और एलन ने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। स्काउट तो इस बात से जोर से चिल्लाने लग जाती है, पर तभी स्काउट की आंख एक बेड पर खुली थी जिसके साइड में एलन मौजूद था। अब यहाँ स्काउट को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सपना देख रही है या फिर हकीकत में हो रहा है। एक तरफ उसने देखा कि एलन को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ वो खुद एलन के साथ बेड पर सोई हुई थी। दोनों में से कौन सा सच है और कौन से विजन, ये स्काउट को समझ ही नहीं रहा होता। इस पूरी चीजों की वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। उसकी मेंटल कंडीशन एकदम से खराब हो चुकी थी। स्काउट तो अब सीधा ट्रैवल करते हुए एक कैफे के अंदर जाकर बैठ जाती है और शांति से इस बारे में सोचती है। स्काउट तो अपने मोबाइल के अंदर बार बार एलन की फोटोज देख रही थी क्योंकि वो घर पर भी नहीं मौजूद होता और वो तो एलन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। अब तो यहाँ से स्काउट सच में पागल होने की कगार पर आ गई थी क्योंकि वो एलन से ही प्यार करती थी और अब अचानक से वो गायब हो चुका है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और स्काउट से पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। स्काउट ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि वो सारी चीजें बता पाए, लेकिन वेट्रेस ने सिर्फ इतना कहा कि तुम अपना ख्याल रखो और जो मन में आता है वो करो। अचानक अब स्काउट को किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगा था जिसे कि उसने पूरी तरीके से ब्लॉक किया था। आखिर ब्लॉक नंबर से किस तरीके से कॉल आ सकता है, इसी वजह से स्काउट उसे उठा लेती है। थोड़ी देर में हमें पता चला कि निकोल भी उस कैफे के अंदर आ रही है। उसका मेन विजन था कि स्काउट को पूरी तरीके से मारकर खत्म करना, पर जैसे ही वो स्काउट के टेबल पर गई तो अच्छी बात होती है कि स्काउट वहाँ से चली गई थी। वहाँ पर सिर्फ उसका मोबाइल था जिसकी मदद से ही निकोल उसे ट्रैक कर रही होती है, पर अब तो निकोल स्काउट को ट्रैक नहीं कर पाएगी। स्काउट तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में ट्रेवल करते हुए सीधा रिचर्ड के पास चली जाती है। स्काउट तो सीधा रिचर्ड को जान से मारने के लिए उसके गले पर चाकू रख देती है, पर ऐसा वो कर पाती इससे पहले निकोल वहां पर आ गई और तुरंत ही स्काउट को पकड़ लिया। रिचर्ड भी अब स्काउट के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी रिचर्ड की टीम का एक वैज्ञानिक का कॉल आता है जो ये बोलने लगा कि स्काउट को बिल्कुल मत मारना क्योंकि इस पूरे मिशन के अंदर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इस रीजन की वजह से ही रिचर्ड ने अपना हमला रोक दिया और स्काउट को नहीं मारा। जब तक रिचर्ड का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो स्काउट को चोट नहीं पहुंचाएगा। और अब यहाँ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिचर्ड और निकोल स्काउट को लेकर तुरंत ही उस बेस कैंप में आ जाते हैं
जो कि उस स्पेसशिप के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज था और वो सभी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि स्पेसशिप में है क्या। रिचर्ड तो अब यहाँ पर नोटिस करने लगा कि स्काउट को जब उस स्पेसशिप के पास लेकर आया जा रहा है तो स्पेसशिप के अंदर कई सारी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गई और रिचर्ड को इसका पहले से अंदाजा था कि जरूर स्काउट और उस स्पेसशिप का कुछ न कुछ तो रिलेशन है। इसीलिए अब रिचर्ड यहाँ पर स्काउट की मर्जी के बिना सीधा उसे स्पेसशिप के पास लेकर चला जाता है ताकि वो स्पेसशिप पूरी तरीके से चालू हो जाए। स्काउट तुरंत ही बाहर निकलकर जब उस स्पेसशिप को टच करती है तो सच में वो सारी रेडिएशन बढ़ने लगी थी। स्पेसशिप के अंदर के इंजन चालू हो जाते हैं और वो एकदम पूरी तरीके से काम करने लगी थी, लेकिन अचानक से स्पेसशिप के अंदर का दरवाजा ओपन हुआ और रिचर्ड उसके अंदर गिर जाता है। रिचर्ड को कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। पूरी की पूरी स्पेसशिप जो जमीन के अंदर धसी हुई थी वो अपनी वाइब्रेशन के कारण बाहर आने लगी। चौंकाने वाली बात यह होती है कि स्पेसशिप का एक और डोर ओपन होता है जिसमें से रेड रोबोट बाहर निकल रहा था। ये रेड रोबोट इंसानों द्वारा बनाया नहीं लग रहा होता, बल्कि ये तो काफी एडवांस था जिसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। निकोल तो उस रोबोट को देखकर तुरंत ही अपनी गन निकालती है प्रोटेक्शन के लिए, पर उस रोबोट ने अपने आंखों से लेजर बीम मारकर निकोल को खत्म कर दिया था। रेड रोबोट ने उसके बाद स्काउट को बेहोश किया और उसे उठाकर सीधा अपने स्पेसशिप के अंदर लेकर चला गया। थोड़ी देर के अंदर ही पूरी स्पेसशिप चालू हो जाती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड में आसमान की तरफ बढ़ चलती है। सभी रिसर्चर्स ये अपनी आंखों से देखते रह गए और उन्हें नहीं समझता कि ये कैसे हुआ। इतनी स्पीड तो आज तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने एक्वायर नहीं की थी। अगर ऐसा है तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिस्कवरीज में से एक होगा। थोड़ी देर के अंदर जब स्काउट अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने रिचर्ड को देख रही थी। वो दोनों तो उसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे जिसे वो रेड रोबोट कंट्रोल कर रहा था। रोबोट अपनी स्पेसशिप सीधा लेकर मून के ऊपर आ चुका होता है और वहां लैंड कर जाता है, जिसके बाद वो स्काउट के पास आया और बिना कुछ कहे एस्ट्रोनॉट सूट के ऊपर इशारा दिखाने लगा। स्काउट समझ गई थी कि शायद वो रोबोट चाहता है कि मैं ये सूट पहनूं, इसीलिए स्काउट सूट पहनने चली जाती है। यहाँ रिचर्ड बहुत डरा हुआ था और स्काउट को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, पर स्काउट को अच्छा नहीं लगता कि वो उसे टच करे। ये चीज उस रोबोट ने सेंस कर ली थी और उसे लगने लगा कि रिचर्ड स्काउट को चोट पहुंचा रहा है। इसीलिए रेड रोबोट ने अपने क्लॉस की मदद से रिचर्ड के सर को ही पकड़ लिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, पर स्काउट ये चीज देखकर उसे रुकने के लिए कहती है। तब जाकर रेड रोबोट ने रिचर्ड का सर छोड़ा होता है। रिचर्ड यहाँ पर शॉक हो गया कि इतने सारी चीजें करने के बावजूद भी स्काउट ने उसकी जान बचाई। इसका रीजन वो स्काउट से पूछने लगा, पर स्काउट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूं, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। रिचर्ड का मुंह एकदम से उदास हो जाता है। अब वो रेड रोबोट स्काउट को लेकर सीधा मून पर चले गया था, जहाँ से पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रेड रोबोट को जरूर स्काउट से कुछ काम होगा, इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है। वही हम रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर देखते हैं, जिसके मन में अब कुछ शैतानी भावनाएं जागने लगी। रिचर्ड को पता चल गया था कि आखिर में स्काउट उसे मारने ही वाली है, इसीलिए वो अब ट्राई करने लगा कि स्पेसशिप को वो खुद ही कंट्रोल करे और उसे लेकर सीधा पृथ्वी पर चली जाए, जिसके बाद वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। रिचर्ड को स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता था, इसीलिए वो कंट्रोल्स को खो बैठता है और थोड़ा सा स्पेसशिप ऊपर आते ही वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया था। स्पेसशिप को बहुत नुकसान पहुंचा और इस पूरे प्रोसेस में रिचर्ड की जान चली गई। बेचारा रिचर्ड ये समझ नहीं पाया, स्काउट तो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। स्काउट ने तो आज तक किसी की भी जान नहीं ली थी। यहाँ वो रेड रोबोट स्काउट को कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक और रोबोट निकल गया। वो ब्लू रोबोट था जो स्काउट के ऊपर हमला करने के लिए चला आया, लेकिन रेड रोबोट यहाँ स्काउट की प्रोटेक्शन करता है और उससे फाइट बैक करता है। दोनों में घमासान फाइट हुई, लेकिन रेड रोबोट ने ब्लू रोबोट को हरा दिया था। ब्लू रोबोट वहां से चला गया, पर स्काउट जब रेड रोबोट की हालत देखती है तो वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। उस रोबोट के तो कई सारे सिस्टम्स एकदम से खराब हो चुके थे और शायद वो अब नहीं बचेगा। इसीलिए अब खराब होने से पहले वो रेड रोबोट अपने बॉडी में से एक कैप्सूल को बाहर निकालता है, जो कि उसने स्काउट से कहा था कि तुम्हें ये लेकर उस बड़े से स्ट्रक्चर के बीच में लगाना है। मून की जमीन पर हमें वही फेस वाला स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे कि एलन और उसके रिसर्चर्स ने खोजा था। स्काउट सारी चीजें समझ जाती है, क्योंकि इससे पहले एलन ने उसे सारी बातें बताई भी थी। रेड रोबोट के मरने के बाद स्काउट उस कैप्सूल को लेकर सीधा स्ट्रक्चर के पास बढ़ने लगी और उसके माथे में मौजूद सॉकेट के अंदर कैप्सूल को डाल दिया।
ऐसा करते ही अब अचानक वो पूरा स्ट्रक्चर हिलने लग जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। स्काउट ने नोटिस किया कि वो जो स्ट्रक्चर जिसके नीचे मौजूद था वो एक अजीब सी चेम्बर है जिसके अंदर जाकर रहा जा सकता है। और अगले ही मोमेंट में स्ट्रक्चर के अंदर से एक अजीब तरीके की रोशनी निकली जो धीरे धीरे सूर्य में कन्वर्ट होती जाती है। चारों तरफ इतना बड़ा धमाका होने लगा था और तूफान भी आने लगे थे, पर स्काउट को कुछ नहीं हो रहा था और वो पूरी तरीके से सेफ थी। कई घंटों तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहा और एंड में जाकर जब सब चीजें रुकती हैं तो स्काउट ने नोटिस किया कि वो तो किसी अलग ही प्लेनेट पर आ चुकी है। ये देखने से तो पूरा पृथ्वी जैसा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ के सारे वातावरण पृथ्वी जैसे थे। स्काउट जब अपना हेलमेट बाहर निकालती है तो वो शॉक हो गई क्योंकि वो यहाँ पर सांस ले पा रही है, यानी कि इस प्लेनेट पर अब इंसानी सभ्यता रह सकती है। पर जब हमें जूम आउट करते हुए दिखाया जाता है तो पता चला कि ये मून ही है जिसका वातावरण चेंज होकर पृथ्वी जैसा बन गया है, यानी अब इंसान पृथ्वी के साथ साथ मून पर भी बड़ी आसानी से रह सकते हैं। स्काउट ये सारी अनजान चीजें देखकर उस पर बिलीव तो कर लेती है, लेकिन उसे इतना नहीं समझ रहा था कि ये चीजें हो क्यों रही हैं और उस बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी पावरफुल एंटिटी है जो ये चीजें कर रही थी। फिलहाल के लिए स्काउट वहां पर बने हुए एक बड़े से चैम्बर के अंदर जाने लगती है। स्काउट जैसे ही दरवाजे के पास जाती है वहां पर एक पाम का निशान था। स्काउट को पहले लग रहा होता है कि ये तो किसी और के पाम का निशान है, पर जैसे ही उसने वहां पर हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली दरवाजा ओपन हो गया और अब तो स्काउट भी मानने लगी थी कि उसका इन सारी चीजों से बहुत बड़ा रिलेशन है। स्काउट जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो वहां की चीजें बहुत एडवांस थी। बीच में तभी स्काउट नोटिस कर रही होती है एक आदमी को जो बहुत सारी ब्लू लेजर लाइट के बीच में मौजूद था। स्काउट ने जाकर उस आदमी को आवाज भी लगाई लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तब जाकर हमें पता चला कि वह आदमी जो वहां पर मौजूद है वो एक डीप स्लीप में मौजूद है, यानी कि वो सालों तक नहीं उठने वाला। और ये चीजें इसीलिए की जाती थी ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे और बॉडी को प्रॉपरली रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत ना पड़े। स्काउट जब उस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रही थी तभी अचानक उसे वही लेडी के विजन आते हैं जिसे कि उसने पहली बार स्पेसशिप को टच करने पर देखा था, यानी कि वो कर्ली हेयर वाली लेडी। लेकिन स्काउट जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर तो कोई भी नहीं होता। दरअसल उस अनजान और कर्ली हेयर वाली लेडी का नाम माया था, जो रियलिटी में तो नहीं पर उसकी स्पिरिट वहां पर मौजूद है और शुरुआत से ही माया की स्पिरिट स्काउट को दिखते आ रही है। उसने ही स्काउट को कई सारे विजन दिखाए और उसे डिस्टर्ब किया क्योंकि ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था। स्काउट को देखकर लग रहा था कि वो काफी कंफ्यूज है, इसीलिए अब जाकर माया उसे सच्चाई बताती है। माया बताती है कि कई हजार साल पहले जब इंसान जनरेट नहीं हुए थे तो हमारे ईश्वर जिनका नाम जेरेन था, उन्होंने अपनी पावर से इंसानों को क्रिएट किया और उनका मेन विजन था कि इंसानी सभ्यता की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। उन्होंने फिर पृथ्वी बनाई और उसी तरीके के कई सारे प्लैनेट्स इस पूरे ब्रह्मांड में बनाए, यानी कि अलग अलग ब्रह्मांड में इंसान रहते हैं जिन्हें उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। लेकिन कई साल पहले होने वाले सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण बहुत ही डिस्ट्रक्शन हुआ। कई ऐसे प्लैनेट जहां पर इंसान रहते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे और अब तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी ही है जहां पर इंसान रहते हैं। माया ने यह भी कहा कि हमारे ईश्वर जेरेन पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मून को भी पृथ्वी जैसा बनाए और वो इसमें कामयाब भी हो गए। बाद में पता चला कि पीछे की तरफ जो लेजर बीम्स के अंदर आदमी मौजूद है वही उनके ईश्वर यानी कि जेरेन थे। उन्होंने अपनी सारी पावर्स लगा दी मून को पृथ्वी जैसा बनाने में। हालांकि ईश्वर ने ये काम माया को सौंपा था लेकिन वो किसी रीजन की वजह से ये कर नहीं पाई, इसीलिए तब जाकर माया की स्पिरिट ने इस काम के लिए स्काउट को चुना और तब से ये स्काउट इस पूरे मिशन से जुड़ चुकी थी और उसे अजीब तरीके के विजन आते थे। स्काउट यहाँ पर सब कुछ समझ चुकी थी और वो जेरेन के सामने जाकर कुछ कहने लगती है ताकि वो उसकी बात सुन सके, लेकिन जेरेन एक डीप स्लीप में मौजूद थे जिसके बाद वो उठ नहीं सकते। स्काउट समझ चुकी थी कि यही हमारे ईश्वर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया और इंसानों को बनाया, इसीलिए स्काउट शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी अचानक उस चैम्बर के अंदर वही ब्लू रोबोट आ जाता है जिसने कि स्काउट के ऊपर इससे पहले हमला किया था, यानी कि वो ब्लू रोबोट जिससे कि रेड रोबोट ने स्काउट को बचाया होता है उससे फाइट करके। ब्लू रोबोट पूरी तरीके से हावी होता जा रहा था स्काउट के ऊपर और उसे मारने का प्रयत्न करता है। स्काउट पहले तो उस रोबोट को अपने से दूर करती है लेकिन अब उसने एकदम शांत दिमाग से काम लिया। वो सबसे पहले उस ब्लू रोबोट को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। ब्लू रोबोट कुछ सोचता नहीं और सीधा हमला करने के लिए स्काउट के पास जाता है।
स्काउट ने उसके सिस्टम से जान लिया था कि भले ये रोबोट मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए स्काउट चेंबर के दरवाजे के पास जाती है जो ऑटोमेटिकली बंद हुआ करता था। वो दूसरी तरफ चली गई और इस ब्लू रोबोट को अपनी तरफ बुलाया, और जब वो ब्लू रोबोट वहां पर पहुंचता है तो स्काउट ने डोर को कंट्रोल करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। डोर के बीचों बीच उस ब्लू रोबोट का सर आ जाता है और उसका पूरा सिस्टम खराब होने के कारण वो वहीं खत्म हो जाता है। स्काउट ने यहाँ पर तो बिना वायलेंस यूज किए उसे खत्म किया, नहीं तो शायद वो रोबोट स्काउट को चोट जरूर पहुंचाता। अब जब यहाँ स्काउट दूसरी तरफ मुड़ी तो वो देखती है कि उसकी ड्रेस चेंज हो चुकी है। ये उसी तरीके की ड्रेस लग रही थी जिस तरीके से माया ने पहना होता है। यानी कि सच्चाई ये थी कि माया की आत्मा अब सीधा स्काउट की बॉडी में आ चुकी है। माया ने अपनी जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस किए थे वो अब सब स्काउट महसूस कर पा रही थी। उसे पता था कि आगे चलकर उसे क्या करना है। स्काउट अब सीधा ईश्वर जेरेन के साइड में रखी हुई एक और चैम्बर में चली गई और वहां के कंट्रोल्स के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे। ऐसा करते ही ईश्वर जेरेन के जैसे ब्लू लाइट्स निकल रही थी, वैसे ही स्काउट के चारों तरफ रेड लाइट निकलने लगी। यानी इसका मतलब ये था कि स्काउट भी उनकी तरह एक डीप स्लीप में चली जा रही है। उसने माया की जगह ले ली थी और शायद इसी तरीके से वो इंसानी प्रजाति की सुरक्षा करेंगे अपनी इंटरनल शक्तियों का यूज करके। हमें तो वो बड़ा सा चैम्बर अभी भी मून पर दिखाया जाता है जिसकी दीवारों पर स्काउट ने साफ साफ लिखा था कि अ न्यू वर्ल्ड, डोंट स्क्रू इट अप, यानी कि ये एक नई दुनिया है, इसे खराब मत करो। स्काउट इसीलिए ये चीज कह रही थी क्योंकि उसे इंसानों के बारे में पता था। इंसान जिस तरीके से पृथ्वी की कदर नहीं करते और उस पर पॉल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, वो नहीं चाहती कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर जो एक नया प्लेनेट बना है, यहाँ की कंडीशन वो सारे इंसान पृथ्वी की तरह ना कर दे। यानी एक तरीके से स्काउट ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। हमें तो अब मून की जमीन पर जहाँ वातावरण बन चुका था सबसे पहला पौधा दिखाई देता है। यानी उस मोमेंट से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई जो शायद आगे चलकर एक नई सभ्यता को क्रिएट करेगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।